जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज चैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत साहब की। उनका एक वादा जो कि अधूरा रह गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जो नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे या हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी को और देश की जनता को। आज जितने भी लोग हमारे सीडीएस साहब को, रावत साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अगर वो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनका जो अधूरा वादा है उसको पूरा करने के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और देश की जनता तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनका वो वादा पूरा हो। अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके परिवार तक, सब लोगों तक पहुंचे, ताकि सभी लोग उनके वादे को पूरा करने के लिए जोर लगाएं। वादा क्या था मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। 2017 में मैंने 3 दिन का धरना दिया था हमारे कुछ साथियों के साथ, और हमारी कुछ मांगे थी। हालांकि हमारी बहुत सी मांगे थी, एमएसपी का, डिसेबिलिटी पेंशन और जो अलाउंस वगैरह है, उन चीज़ों पर हमारी डिस्कस हुई थी। लेकिन हमारी उस समय एक मेन मांग थी सहायक प्रथा। और हमने कहा था कि आज के देश में ये जो ब्रिटिश, क्योंकि ये सहायक प्रथा जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे तो अधिकारी अंग्रेज होते थे और जवान भारतीय होते थे। उनके किसी भी जवान को इस काम में नहीं लगाया जाता था, सिर्फ भारत के जवान को लगाया जाता था, क्योंकि उस समय देश गुलाम था। और उन लोगों से बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, घरेलू झाड़ू पोछा करवाना, मेम साहबों की सेवा करवाना, इस तरह का काम उस समय होता था। लेकिन ब्रिटिश में आज अपने देश में इस रूल को चेंज कर लिया है, और कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी आर्मी में, हमारी इंडियन आर्मी और 1 या 2 जगह छोड़कर किसी आर्मी में ये सिस्टम नहीं है। और इसके लिए हमारे बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने भी 2017 में धरना दिया। उस समय हमारे तत्कालीन जनरल थे विपिन रावत साहब, उन्होंने हमारी बातों को सुना। काफ़ी डिस्कस हुआ कि भाई सरकार भी नहीं चाहती कि हमने कहा कि अगर आपको सहायक रखने हैं तो आप सिविलियन भर्ती कीजिए। क्यों हमारे जवानों से काम करवाकर हमें कहीं ना कहीं देश को आर्थिक नुकसान और सेना को कमजोर कर रहा है सिस्टम। आर्थिक नुकसान, क्योंकि कम से कम लाखों जवान, 1 लाख से ज्यादा जवान अगर इसमें लगे हैं, आज आप उनकी सैलरी का टोटल करोगे, करोड़ों अरबों में सैलरी जाती है। उससे अच्छा तो मात्र उसका 10वां हिस्सा, जो 10,000 सैनिक हैं, उनकी सैलरी में 1 लाख से ज्यादा सिविल आप सर्वेंट भर्ती कीजिए और जिसको 1-1 लाख है दीजिए। लेकिन इसमें एक तकलीफ आती है। एक तो बात आई कि सरकार की तरफ से कि सरकार नहीं चाहती कि भाई अलग से भर्ती करें और उनको पैसा देने पड़े। हालांकि उस समय के हमारे रक्षा मंत्री जी मनोहर पारिकर जी, उनको भी इस बात से अवगत कराया गया, और वो भी एक साधारण सिंपल रहन सहन वाले व्यक्तित्व थे, और उन्होंने भी इस बात पर गौर करके कहा था कि हाँ, वास्तव में सरकार आपका साथ देगी, आप इन चीज़ों को अगर खत्म करना चाहते हो। क्योंकि उनको इस तरह से जो समझाया गया था कि इसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं है। आप जो सैलरी इनको दे रहे हो, आपको लगता है कि भाई वो फौजी भी हमारी आर्मी में भी टोटल हो रहे हैं और सर्वेंट का काम भी कर रहे हैं, तो सरकार को क्यों दिक्कत आ रही है, और ना ही इन अधिकारियों को। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग आप सोच रहे हो, जो 1 लाख जवान हैं और वो सालों से सिर्फ आज इसी काम में लगे हुए हैं। हालांकि आज अफसर भी हमारे हैं, जवान भी हमारे। अफसर उसको कभी बड्डी का नाम दे देते हैं, कभी बटमैन, नाम चेंज करते आए हैं सरकार को लिख लिख कर चिट्ठी। लेकिन ये हटाना नहीं चाहते, और खासकर कर्नल से, कर्नल एंड अबव, क्योंकि कर्नल से ही स्टार्ट हो जाता है 3, 4, 5 और आगे जा के 10, 15, 20 एक वीआईपी कल्चर के तौर पर रखने का। हालांकि आज के दिन में मैं लिख के बोल सकता हूं कि किसी भी अधिकारी में ये औकात नहीं होगी कि वो 10 या 20 रख के उनकी पेमेंट दे दे। पहले जो रॉयल्टी लोग थे, जैसे मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ, हमारे जयपुर के भवानी सिंह जी, जो उनके पास एक बड्डी था तो उसके पैसे भी वो अपनी पेमेंट से जेब से देते थे,
और उनके बच्चों को विदेश तक बढ़ाया था। लेकिन आज रॉयल्टी वाले तो रहे नहीं, और मैं इस वीडियो में कुछ उल्टा सीधा कहना भी नहीं चाहता, लेकिन वो लोग 10-10 रखना चाहते हैं तो सरकार तो उनको एक एक देगी। आर्मी ऑर्डर के मुताबिक अगर ये चाहते भी हैं, जो अंग्रेजों ने उस समय के रूल के मुताबिक भी कर्नल एंड अबव को एक एक, और कर्नल से नीचे रैंक को 2 या 3 को मिलाकर 1। लेकिन नीचे रैंक के अधिकारी जो जवानों के साथ ग्राउंड में वर्क करते हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि वास्तव में जवानों की बजाय अगर उनको सिविलियन भी दे दिया जाए कि उनको काम से मतलब है, उस शौक से जवानों को नहीं रखना चाहते। बहुत से अफसर इस बात पे एग्री हैं, और हमारी काफी दिन की इस लड़ाई से बहुत से लोग हमसे जुड़े और हमें सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन कर्नल एंड अबव के बाद जो वीआईपी कल्चर के लोग जो 0% भी हिलकर खुश नहीं है, और वो शौक से 10, 15, 20, 50 रखने की जो हिम्मत कर रहे हैं, वो इस पर नहीं एग्री होते हैं। हालांकि सरकार को, जैसा मैं एक पॉइंट बता रहा था कि सरकार सोच रही है कि हमारे वो जवानों में भी टोटल है और वो ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम करने वाले लोग हैं 15 साल 20 साल से इस कामों में जो लगे हुए हैं, अगर वो युद्ध की स्थिति कहीं आएगी तो वो आपको युद्ध लड़ेंगे। जिन्हें मच्छर नहीं मार सकते, जो इस काम को कर करके बोलते हैं ना, हथियार को अगर आप 20 साल रख दोगे तो उसमें जंग लग जाती है, उसी तरह जिन लोगों को कंटिन्यू फौज की ट्रेनिंग नहीं पता है, जिन लोगों को ये हालत नहीं पता है कि लड़ाई में आगे क्या होगा, लड़ाई की ड्रिल क्या है, हमारे रेजिमेंट में इक्विपमेंट आगे क्या आए हैं, ऐसी स्थिति 2002 के अंदर या ओपी पराक्रम के समय में हुई भी थी कि उन लोगों को यूनिटों में भेज दिया गया। फिर वो ना तो ड्यूटी दे सकते थे, ना ही किसी ड्रिल में शामिल, मतलब बड़ी मुश्किल से उनको बीच में रख के अगर उनसे लड़ाई के टाइम में वो खुद भी मरेंगे और बाकी फाइटर फोर्स को भी मरवा देंगे। मतलब वो एक तरह के लिए नासूर बन चुके हैं, वो हिजड़े बन चुके हैं, जो वर्दी तो पहनते हैं, आके गांव घर में तो बोलते हैं फौजी हैं, मैं तो जनरल साहब के साथ हूँ, वहाँ मतलब 10-20 सहायक हैं, फिर उनके ऊपर एक एडम एनशियो के नाम से एक एनशियो डिटेल कर दिया, एक एडम जेसियो, बल्कि वो शुरू से वही काम करते आते हैं, उन्हीं को वहीं की वहीं प्रमोशन देके जेसियो तक वही रखा जाता है। क्यों? और इन सब बातों पर जब जनरल साहब के सामने पॉइंट रखे गए तो कहीं ना कहीं विपिन रावत जी ने हमसे एक उस समय कहा था कि भाई मैं इस वादे को पूरा करूंगा, पीस स्टेशन में हम ये सहायक प्रथा बिल्कुल बंद कर देंगे और फील्ड का कोई विकल्प तैयार करेंगे। 17 के बाद उन्होंने कहते कहते हम उनको अवगत कराते रहे बीच बीच में, चिट्ठी के माध्यम से और मैसेंजर के तौर पर। अब जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने लास्ट क्षणों में 10,000 सिविल सैनिक भर्ती, सिविल सर्वेंट भर्ती करने की बात कही थी कि भाई मैं अब इसको जाते जाते पूरा करके जाऊंगा। और अब जब उन्होंने ये बातें उनकी बाहर आई, बहुत से सुधार करने की वो कर रहे थे, और ये हादसा अचानक हो गया। अब इस हादसे की बात कि ये अचानक हुआ है या किन्हीं ने करवाया है, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग पहले भी एक बार आपने हादसा एक सुना होगा कि एक बार बात चली थी कि जैसे विदेश की तर्ज पे कि चेयरपर्सन को सैलरी कम और ग्राउंड में वर्क करने वाले को ज्यादा दी जाती है बहुत से देशों में, या यूएनओ वगैरह में हम जाते हैं तो वहां सैलरी हम लोगों को भी यूएनओ जो सैलरी देता है मतलब अपने वहां के हिसाब से देता है, ग्राउंड में काम करने वालों को ज्यादा और चेयरपर्सन को कम, लेकिन वहां भी हमारे जो अधिकारी हैं इंडिया के हिसाब से बांटते हैं सैलरी लेकर, वो यहाँ अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही कुछ 5 अफसर थे अच्छे रैंक के जो भारत में भी इस बात की पहल करना चाहते थे राजीव गांधी जी के समय, और उस समय भी हेली में एक हादसा हुआ था और वो सारे के सारे वहाँ ऑन द सपोर्ट डेथ हो गए थे, और वो बात फिर वहीं दब गई। यानी कहीं जवानों के वेलफेयर की बात आती है या कुछ और ऐसे पॉइंट जिनमें अगर कोई हमारा अधिकारी जवानों का साथ देने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है या कराया जाता है। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर कोई बड़े लेवल पर करवाने वाले लोग हैं तो जांच भी सब उनके हाथ में है, सब कुछ चीज़ें भी उन्हीं के हाथ में है। बोलते ना घटना अगर कोई रचने वाला करने वाला पावरफुल आदमी हो तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन बोलते ना कि उसकी लाठी बेआवाज की होती है, वो इंसाफ जरूर करेगी। हालांकि वो कब करेगी क्या करेगी पता नहीं है,
अगर हम सत्य के साथ हैं और जनता हमारा साथ देती है, इस वीडियो को शेयर करती है, तो कहीं ना कहीं हमारी फौज ताकतवर होगी, देश का आर्थिक पैसा बचेगा और जवानों का मनोबल उच्च होगा। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जनरल साहब का ये जो सहायक प्रथा का एक दाग है उसको खत्म करने की हमारे साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।